Assalamualaikum everyone. I'm Noor and today I'm gonna teach you the first chapter of the nursing ethics, that is Introduction to Nursing Ethics of 4th semester. So let's start. First of all we will talk about the objectives. तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास बात हो रही है डिफाइन द टर्म एथिक्स को डिफाइन किया है, नर्सिंग एथिक्स को डिफाइन किया है एंड बायो एथिक्स को। वैल्यू क्या होती है, बिलीफ, मोरल, एटीट्यूड, कॉन्फ्लिक्ट, डिलेमा और एथिकल डिलेमा। ठीक है। Discuss the importance of the ethics in nursing, review the criteria of a profession and develop the characteristic of a professional nurse। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम इन ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं, दैट इज एथिक्स। तो एथिक्स क्या है हमारे पास, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। एथिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथोस। किस चीज़ से डिराइव्ड हुआ है, ग्रीक वर्ड से इथोस से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब है वे ऑफ लिविंग। ठीक है, कि हम कैसे रहते हैं, दैट इज आवर एथिक्स। अच्छा, ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, ये किस चीज़ की ब्रांच है, ये फलसफे की एक ब्रांच है दैट इज कंसर्न, जिसका ताल्लुक किस चीज़ से है, विद द ह्यूमन कंडक्ट। ह्यूमन कंडक्ट का मतलब होता है ह्यूमन बिहेवियर से इसका ताल्लुक है, और स्पेसिफिकली किस चीज़ से ताल्लुक है, मोर स्पेसिफिकली द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। कि ह्यूमन का बिहेवियर क्या है और स्पेसिफिकली जो ह्यूमन का बिहेवियर सोसाइटी में है उसके साथ एथिक्स का ताल्लुक है। ठीक है। अच्छा, एथिक्स एग्जामिन्स द रैशनल जस्टिफिकेशन ऑफ आवर मोरल जजमेंट्स। एथिक्स क्या किस चीज़ को जांचता है, एथिक्स ये देखता है कि जो हम मोरल जजमेंट्स कर रहे हैं, जो हम फैसले कर रहे हैं, ठीक है, इखलाकी फैसले जो हम कर रहे हैं वो हम किस बुनियाद पर कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास रैशनल का मतलब होता है अकली, जस्टिफिकेशन मतलब दलील, कि हम किस दलील पर और किस अकल, किस सोच पर हम वो फैसला कर रहे हैं। ठीक है। एथिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इट स्टडीज व्हाट इज मोरली राइट और रॉन्ग। इसमें हम पढ़ेंगे कि एक चीज़ जो है वो इखलाकी तौर पर सही है या गलत है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बात हो रही है, एथिक्स को फर्दर डिफाइन किया है कि इट ऑल्सो रेफर्स टू द मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, मेथड ऑफ इंक्वायरी का क्या मतलब होता है कि जांचने के तरीके इसमें होते हैं। क्या जांचते हैं इसमें, दैट डील्स विद कंडक्ट, जो कि ह्यूमन बिहेवियर, मतलब कंडक्ट का मतलब होता है ह्यूमन बिहेवियर से जो डील करता है, विच इज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर गुड और बैड। ठीक है, एथिक्स के ये हमारे पास गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, जो हमें गाइड करते हैं कि ये जो हम ह्यूमन बिहेवियर है ये हमारे पास सही है या गलत है। ठीक है, तो एथिक्स में हम क्या करते हैं, एथिक्स में हम ये जांचते हैं, ये देखते हैं कि ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं जो एथिक्स है हमारे पास, ठीक है, तो ह्यूमन का ये जो बिहेवियर है ये इन एथिक्स के हिसाब से सही है या गलत है। ठीक है, usually refers to the practices, beliefs and standard of behavior of a particular group such as nurses। इसमें हमारे पास क्या होता है, मेनली एक पार्टिकुलर ग्रुप होता है। ठीक है, उनके हमारे पास प्रैक्टिसेस क्या है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनकी बिलीव्स, उनकी अकायद क्या है और उनका स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, उनका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो इसमें हम एक पार्टिकुलर ग्रुप देखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर अगर हम एग्जांपल लें तो इंडिया में अगर देखा जाए तो वहाँ पर हमारे पास जो किचन होता है वहाँ पर जूते लेकर जाना अलाउड नहीं होता या मायूं बुरा समझा जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। अगर आप जूतों के समेत भी किचन में जाओगे तो वो माइंड नहीं करते। तो वहाँ का एक ग्रुप ऑफ पीपल, जो वहाँ के ग्रुप ऑफ पीपल हैं, जो वहाँ का पार्टिकुलर ग्रुप है, उनके एथिक्स अलग हैं और हमारे जो एथिक्स हैं, हमारे ग्रुप के एथिक्स अलग हैं। तो इसमें यही बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब नर्सिंग एथिक्स क्या है, वही एथिक्स जो है वो हम फॉलो करेंगे नर्सिंग में। तो नर्सिंग एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड एथिक्स, एक एथिक्स की एक ब्रांच है दैट कंसर्न्स इटसेल्फ विद एक्टिविटीज इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। ठीक है, कि हमारे पास नर्सिंग में कौन कौन से एथिक्स अप्लाई होंगी, यही बात हो रही है यहाँ पर। द वैल्यूज़ और मोरल प्रिंसिपल्स, जो हमारे पास प्रिंसिपल्स, जो हमारे पास उसूल होते हैं और जो अकायद हमारे पास होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास इकदार होते हैं, जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, गवर्निंग इसमें हम एथिक्स में, हम नर्सिंग एथिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, हम वो प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, वो उसूल पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि यूज़ होते हैं रिलेशनशिप्स बिटवीन द नर्स एंड पेशेंट के दरमियान, जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें कौन से एथिक्स यूज़ होंगे, पेशेंट की फैमिली में जो हमारे पास रिलेशनशिप होते हैं उसमें कौन से एथिक्स यूज़ होंगे, और अदर मेंबर्स ऑफ द हेल्थ प्रोफेशंस जो होते हैं उनमें कौन से एथिक्स यूज़ होंगे, और जनरल पब्लिक के साथ एक नर्स जो है वो कैसा बर्ताव करेगी। तो ये जो नर्स की नर्सिंग में हमारे पास जितने भी एथिक्स हैं ये सब उसके अंदर होगा। ठीक है।
अच्छा, बायोएथिक्स क्या है हमारे पास? बायोएथिक्स, इट इज़ अ मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड दैट एक्सप्लोर्स द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ एडवांसेस इन बायोलॉजी। ये क्या है हमारे पास? ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है। एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत सारी फील्ड जो है वो मिलकर काम करती हैं। जैसे इसमें हेल्थ केयर की फील्ड अलग आएगी, नर्सिंग की फील्ड अलग आएगी, मेडिकल की फील्ड अलग आएगी, रेडियोलॉजिस्ट की फील्ड अलग आएगी। तो सारी फील्ड जो हैं वो मिलकर काम करती हैं। दैट एक्सप्लोर्स, और क्या करती हैं? दैट एक्सप्लोर्स, जो कि जायज़ा लेती हैं द एथिकल इम्प्लीकेशंस, जो कि हमारे पास इखलाकी जो हमारे पास अखलाकियात होते हैं, ठीक है, उनमें जो एडवांसेस आती हैं बायोलॉजी में, मेडिसिन में और हेल्थ केयर में, ठीक है, तो वो उसको जायज़ा लेती हैं कि ये चीज़ ठीक है या फिर नहीं है, इखलाकी तौर पर वो चीज़ ठीक है या फिर वो नहीं है। फोकसिंग ऑन मेकिंग द मॉडल डिसीजंस, और हमारे पास ये फिर फोकस करते हैं किस चीज़ के ऊपर कि हम एक इखलाकी फ़ैसला लें इन दिस फील्ड्स, इन फील्ड्स में, कि कंसिडर करें वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, ठीक है, कि हमने ये जो नई तरक्की की है, ये जो नई तरक्की आई है हमारे पास, एथिकल इम्प्लीकेशन का क्या मतलब होता है? इखलाकी तरक्की। ये जो नई तरक्की, ये जो नई एडवांस आई है हमारे पास, तो क्या ये हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए ठीक है भी कि नहीं है, ठीक है? तो हम इसमें ह्यूमन बीइंग का फ़ायदा देखेंगे और सोसाइटी का फ़ायदा देखेंगे, और इस बुनियाद पर हम ये फ़ैसला, एथिक्स की बुनियाद पर हम फ़ैसला करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये बायो एथिक्स है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर बात करते हैं जेनेटिक टेस्टिंग की। तो जेनेटिक टेस्टिंग का यही मतलब होता है कि आप जो जीन्स जो है वो आप टेस्ट कर रहे हो, तो क्या वो इथिकली एक राइट डिसीजन है या वो एक रॉन्ग डिसीजन है, ठीक है? तो एंड ऑफ लाइफ केयर के आप, एक पेशेंट है वो मर रहा है, उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं, तो उसकी जो आप मतलब ख्याल रख रहे हो उसका, तो वो सब कुछ जो है वो उसमें बायोएथिक्स में आएगा कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या उसका दर्द जो है वो कम कर देना चाहिए, क्या उसको मतलब कोई ऐसा इंजेक्शन दे देना चाहिए जिससे उसकी डेथ आसान हो जाए, या फिर नहीं उसका ख्याल रखना चाहिए, तो ये हमारे पास बायो एथिक्स में आएगा। एबॉर्शन जो है वो सही है या गलत है, ये हमारे पास बायो एथिक्स में आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक एक टर्म को, अब यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि अब वैल्यू क्या होती है। तो वैल्यू का मतलब तो आपको ऑलरेडी पता है, कीमत, ठीक है, किसी भी चीज़ की कीमत, समथिंग ऑफ वर्थ, किसी चीज़ की कीमत, इंड्यूरिंग बिलीव्स और एटीट्यूड अबाउट द वर्थ ऑफ अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया और एक्शन, ठीक है, कि ये देखना होता है कि हम एक चीज़ के बारे में क्या हमारा अकायद है, ठीक है, और क्या हमारा एटीट्यूड है उस चीज़ की तरफ, उस चीज़ की वैल्यू की तरफ। कोई चीज़ हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई एक्शन, कुछ भी हो सकता है। द वैल्यू इज अ पर्सनल बिलीफ, ये हर इंसान का अपना अपना अकीदा होता है, ठीक है। अबाउट द वर्थ यू होल्ड फॉर एन आइडिया, कस्टम और एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी आइडिया के बारे में, किसी भी रस्म वगैरह के बारे में हर इंसान का अपना अकीदा होता है। कोई एक चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करता है, कोई एक चीज़ को कम वैल्यू करता है, ये हर इंसान पर डिपेंड करता है। जैसे कि आई वैल्यू फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को वैल्यू करती हूँ, या आई वैल्यू माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली की कदर करती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो वैल्यू नहीं करते हैं, लाइक ऐसे एक्शंस नहीं करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल वैल्यू ही नहीं करते किसी भी चीज़ को, अपनी फैमिली को वैल्यू नहीं करते, अपने फ्रेंड्स को वैल्यू नहीं करते। तो हर इंसान की कीमत होती है हर इंसान की नज़र में, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं बिलीफ की। अब बिलीफ क्या होते हैं? बिलीफ हमारे पास होता है यकीन, ठीक है, यकीन होते हैं हमारे पास बिलीफ। बिलीव इज व्हेन यू थिंक समथिंग इज ट्रू और रियल, कि आपको इस चीज़ का यकीन हो कि ये चीज़ सही है, इवन इफ यू कांट प्रूव इट, आप उसको साबित तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप बोलते हो कि हाँ ये चीज़ सही है। जैसे फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखना, पैगंबरों पर यकीन रखना, आखिरत के ऊपर यकीन रखना, तो हमारा अकीदा है कि आखिरत जो है वो आएगी, लेकिन हम इस चीज़ को साबित तो नहीं कर सकते ना। फॉर एग्जाम्पल बिलीविंग इन लक, लक के ऊपर यकीन रखना, और फेट के ऊपर, नसीब के ऊपर यकीन रखना, मीन्स यू थिंक दीज थिंग इन्फ्लुएंस योर लाइफ, आपको लगता है कि ये चीज़ें जो है वो आपकी ज़िंदगी को मुतासिर करती हैं, इवन दो यू कांट सी, आपको ये नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है, तो आपको नसीब के ऊपर एक तरह का यकीन है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं मॉरल की। मॉरल क्या होता है? इखलाक, ठीक है। तो मॉरल हमारे पास होते हैं अखलाकियात, या अखलाक भी आप कह सकते हो। कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर, इसमें हम क्या कहते हैं, हम इसमें देखते हैं कि ये जो चीज़ है ये सही है, उसूली तौर पर हम उसूल देखते हैं कि ये चीज़ हमारे पास सही है या गलत है, ये बिहेवियर ह्यूमन का, ये एटीट्यूड जो है ये ठीक है या फिर ये गलत है।
कंसर्न विद द जजमेंट ऑफ द गुडनेस और बैडनेस ऑफ अ ह्यूमन एक्शन एंड करेक्टर। ठीक है, इसमें हम ये चीज़ जज करते हैं कि ह्यूमन ने, इंसान ने जो एक काम किया है, ये जो एक्शन किया है, या ये जिसका रवैया है, ये ठीक है या फिर गलत है, ये अच्छा है या ये बुरा है। ठीक है, अच्छा अब आगे बात करते हैं हम एटीट्यूड की। अब एटीट्यूड क्या होता है हमारे पास, ये जो हम बोल रहे होते हैं ना एटीट्यूड, ये एटीट्यूड वो असल में नहीं होता। असल में यहाँ पर अब इसको समझो कि एटीट्यूड होता क्या है। एटीट्यूड इज आवर प्रिज्यूम्ड वे ऑफ थिंकिंग अबाउट, ठीक है, हमारा अपना तरीक़ेकार होता है किस, हम एक चीज़ के बारे में या एक पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। फीलिंग टूवर्ड और रिस्पॉन्डिंग टू अ पर्सन, थिंग और कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि हम एक चीज़ के बारे में क्या फील कर रहे हैं, एक चीज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, एटीट्यूड इज अ मेंटल पोजीशन ऑफ फीलिंग टूवर्ड अ पर्सन। ये हर इंसान का अपना मेंटल पोजीशन होता है। ठीक है, कि मैं इसके बारे में ये सोचती हूँ और तुम उसके बारे में, हर इंसान के बारे में दूसरा बंदा अलग सोचता है। किसी भी बंदे के बारे में हो सकता है, फीलिंग्स हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट या आइडिया के बारे में हो सकती है, कंपैशन या एक्सेप्टेंस, किसी को एक्सेप्ट करना, किसी से हमदर्दी करना, ये हमारे पास एटीट्यूड होता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगी आगे। सम क्लाइंट्स में फील स्ट्रांगली अबाउट देयर नीड ऑफ प्राइवेसी। कुछ लोग होते हैं जिनको ये होता है कि उनका एटीट्यूड ये होता है, उनकी ये फीलिंग होती है कि मुझे प्राइवेसी चाहिए। ठीक है, तो वाइल अदर में डिसमिस इज इट इज अनइम्पॉर्टेंट। कुछ लोग जो होते हैं वो उसको अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं, कुछ लोग इम्पॉर्टेंट समझते हैं। तो हर एक चीज़ की तरफ हर इंसान की अपनी अपनी वैल्यू होती है, हर इंसान का अपना अपना एटीट्यूड होता है। तो अब आपको एक चीज़ यहाँ पर कंफ्यूज करेगी, वो ये होती है कि वैल्यू और एटीट्यूड में फिर डिफरेंस क्या हुआ, कि वैल्यू में भी आप एक चीज़ को कीमत देते हो और एटीट्यूड में भी आप एक चीज़ को कीमत देते हो। तो इनमें फिर डिफरेंस ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोलती हूँ कि आई वैल्यू फ्रेंडशिप, मैं फ्रेंडशिप को वैल्यू करती हूँ। तो अब ये नहीं, अब ऐसा हो गया कि मेरी एक फ्रेंड है, मैं उससे नाराज़ हो गई या फिर मेरी उससे लड़ाई हो गई है, तो मेरी जो वो एटीट्यूड होगा वो सिर्फ उस एक फ्रेंड की तरफ चेंज होगा। वो ये जो एटीट्यूड होता है ना, ये हमारे पास एक टेम्परेरी होता है। ठीक है, और जो हमारे पास वैल्यू होती है वो परमानेंट होती है, और ये हमारे पास मेंटल पोजीशन होती है, ये बार बार चेंज होती रहती है। तो अब मैं ये कहूँगी कि मैं जो है अभी भी फ्रेंडशिप को वैल्यू करती हूँ, मेरी और भी फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो जो एक फ्रेंड है उसकी तरफ मेरा एटीट्यूड जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो एटीट्यूड और वैल्यू में ये डिफरेंस होता है। वैल्यू हमारे पास परमानेंट होती है और एटीट्यूड जो है वो हमारे पास टेम्परेरी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कन्फ्लिक्ट की। अब कन्फ्लिक्ट क्या होता है हमारे पास, कन्फ्लिक्ट क्या होता है जब लड़ाई झगड़ा, ठीक है, तजाद, क्या होता है, तजाद, ऑपोजिट ख्यालात हों। ठीक है, conflict occurs when two or more people oppose एक दूसरे के खिलाफ हों one another because their needs, wants, goal और standards are different। क्योंकि हमारे उनकी जो चाहत होती है या फिर जो उनको ज़रूरत होती है या उनके गोल्स या फिर स्टैंडर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, तो तब हमारे पास कन्फ्लिक्ट आता है। अ कन्फ्लिक्ट इट इज़ अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, ओपिनियन और इवन प्रिंसिपल्स। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक क्लैश होता है, एक दरार होती है कि एक इंसान का अलग ओपिनियन होगा, कि वो एक चीज़ के बारे में अलग राय रखता होगा और दूसरा इंसान उस चीज़ के बारे में अलग राय रखता होगा। एक इंसान की दिलचस्पी किसी और चीज़ में होगी, दूसरे की किसी और में होगी, या फिर एक के उसूल अलग होंगे और दूसरे के उसूल अलग होंगे। ठीक है, तो तब हमारे पास कन्फ्लिक्ट आता है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट डिलेमा की। अब डिलेमा क्या होता है हमारे पास, डिलेमा होता है, डेफिनेशन ऑफ डिलेमा इज सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी मतलब लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आ जाए व्हेन देयर इज नो क्लियर इजी चॉइस और आंसर। ठीक है, कि आप कंफ्यूज हो कि मैं ये चीज़ फॉलो करूँ या ये चीज़ फॉलो करूँ, मैं इस रास्ते पर चलूँ या इस रास्ते पर चलूँ, और दोनों ही जो है वो आपको ठीक नहीं लग रहे हो। ठीक है, it is a situation in which we have to choose between two equal unsatisfactory alternatives। दो चीज़ें होंगी, दो रास्ते होंगे और दोनों से ही हम मुतमईन नहीं होंगे। ठीक है, ना मुझे ये सही लग रहा है ना मुझे ये सही लग रहा है, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, डिलेमा कहेंगे। लेकिन फिर भी हमें किसी एक चीज़ को, मतलब एक पाथ को चूज करना पड़ेगा। अब एथिकल डिलेमा हमारे पास क्या होता है, एथिकल डिलेमा हमारे पास ऑल्सो नोन एज द मोरल डिलेमा, इसको हम मोरल डिलेमा भी कहते हैं, अखलाकी डिलेमा भी कहते हैं। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ चॉइस टू बी मेड बिटवीन टू ऑप्शंस। टू ऑप्शंस के दरमियान आपको चूज करना पड़ता है, नीदर ऑफ विच रिजॉल्व द सिचुएशन इन एन एथिकली एक्सेप्टेबल फैशन। ठीक है, आपके पास दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। ठीक है,
लेकिन दोनों ही रास्ते ऐसे रास्ते हैं जिस पर आप खुश नहीं हो, ठीक है, या वो सिचुएशन जो है वो हल नहीं हो रही है, या वो मसला हल नहीं हो रहा दोनों तरीकों से, दोनों से ही जो है वो आधा आधा मसला हल हो रहा है, या दोनों से अगर मसला हल हो भी रहा है तो वो ऐसे तरीके से हल हो रहा है जो कि इखलाकी तौर पर ठीक नहीं है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये एथिकल डिलेमा है हमारे पास। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या क्या आता है, यूथेनेसिया आएगा हमारे पास, अबॉर्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी, ट्रूथ टेलिंग और एंड ऑफ लाइफ केयर एंड इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है। यूथेनेसिया क्या होता है हमारे पास, आसान मौत देना किसी को, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट है और वो उसकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको पता है कि इसने अब जिंदा नहीं रहना, इसके पास कुछ दिन बचे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है वो उसको, उसका दर्द नहीं, एक तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द भी है और आपको पता है कि ये मरने वाला भी है, तो आप उसको एक इंजेक्शन ऐसा दे दो कि वो जो है उससे उसका पेन कम हो जाए और उसकी डेथ आसान हो जाए, तो ये हमारे पास एक एथिकल डिलेमा है, ठीक है। डिलेमा कैसे हुआ कि आप जो है ये भी नहीं चूज कर सकते कि आप उस पेशेंट को मार भी नहीं सकते क्योंकि इस्लाम के खिलाफ है ये चीज़, हमारे मज़हब के खिलाफ है, तो आप ये भी एक अनसेटिस्फैक्टरी सिचुएशन है। दूसरा, आप उसका पेन कम करना चाहते हो लेकिन आप उसका पेन जो है वो उसका आप ले नहीं सकते, आप एक इंजेक्शन लगा लोगे फिर थोड़ी देर के लिए कम होगा फिर से वही पेन आ जाएगा, तो दो जो है अलग अलग रास्ते हैं और दोनों रास्ते आपको मुतमईन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एथिकल डिलेमा हो गया। एबॉर्शन है, एबॉर्शन है, एक फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास आता है कि मुझे एबॉर्शन करवाना है, लेकिन आप कहते हो कि ये तो एक इंसान की मौत है एबॉर्शन करवाना, तो ये एक एथिकल डिलेमा हुआ कि आपका ये काम है कि आपको ये चीज़ करनी है, लेकिन ये आपके अकीदे के खिलाफ है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी हो गई हमारे पास कि आपको एक पेशेंट एक बात बताए कि आप किसी और को नहीं बताओगे, लेकिन आपको वो बात मेडिकल टीम को बतानी पड़ेगी ताकि उसका मसला हल हो सके, तो फिर अब यहाँ पर भी हमारे पास एथिकल डिलेमा है। ट्रुथ टेलिंग, किसी को सच बताना भी एथिकल डिलेमा कभी कभी बन जाता है। एंड ऑफ लाइफ केयर, किसी का आखिरी हद तक मतलब आखिरी उम्र तक ख्याल रखना। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इन्फॉर्म कंसेंट का क्या मतलब होता है हमारे पास, ये जो है आप मुझे कमेंट से बताएंगे कि इन्फॉर्म कंसेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग। नर्सिंग में इम्पोर्टेंस क्या है एथिक्स की, तो एथिक्स इज इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग बिकॉज इट सेट फोर्थ अ सीरीज ऑफ एक्शंस एंड डिसीजंस। ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्या करता है, इट सेट्स, ये हमारे पास उसूल जो है, जो हमारे पास सीरीज ऑफ एक्शंस हैं, सिलसिले हैं किस चीज़ के, एक्शंस के और डिसीजंस के, कि हमारे पास क्या आगे फर्दर क्या फैसले करने चाहिए, ठीक है, दैट आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अ पेशेंट एंड जो कि हमारे पास एक पेशेंट के लिए बेहतरीन हो, एंड डिक्टेट, और ये हमें बताता है कि व्हाट मस्ट बी डन, कि क्या होना चाहिए। Ethics ensure that every patient is given the greatest level of attention and care possible। ये किस चीज़ की श्योरिटी देता है, इस चीज़ को इंश्योर करता है कि हमारे पास हर बंदे को, हर एक पर्सन को ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ अटेंशन, उनको अटेंशन मिलनी चाहिए और केयर मिलनी चाहिए जितनी भी हमारे पास ग्रेटेस्ट लेवल पॉसिबल है। इट इज़ अ मोरल कंपास। अब मोरल कंपास का क्या मतलब होता है, जिस तरह कंपास हमें डायरेक्शन बताता है ना, इस तरीके से एथिक्स भी हमें डायरेक्शन बताती है, किस चीज़ की डायरेक्शन बताती है कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। दैट पुशेस, जो कि हमारे पास फोर्स करती है नर्सेस को कि क्या करें, एडमिनिस्टर सर्विसेज फेयरली, कि वो अपनी जो उनकी तमाम ड्यूटी है उनको अच्छे तरीके से अंजाम दें एंड इन अ टाइमली फैशन और वक्त पर दें, ठीक है, और प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी राइट्स ऑफ द पेशेंट, ठीक है, और एथिक्स हमें ये बताता है कि जो हमारे पास प्राइवेसी राइट्स हैं एक पेशेंट है उनको हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन, ठीक है, कि एक प्रोफेशन जो है उसमें फिट होने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे पास है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ज़ाहिर है अगर आप एक काम कर रहे हो तो उसके लिए जितनी भी एजुकेशन है वो हमारे पास पूरी होनी चाहिए और ट्रेनिंग भी आपको, आपके पास स्किल होनी चाहिए। इंश्योरिंग दैट द नर्सेज हैव द नेसेसरी एजुकेशन, उनकी नेसेसरी एजुकेशन जो बीएस वगैरह बीएसएन होगा या एमएसएन, उनकी जो भी नेसेसरी एजुकेशन है वो रिक्वायर होगी, एंड ट्रेनिंग उन्होंने प्रैक्टिस की हो टू प्रोवाइड द कम्पिटेंट केयर, ठीक है, ताकि वो सही तरीके से हमारे पास केयर प्रोवाइड कर सके। एथिकल स्टैंडर्ड्स, अब एथिकल स्टैंडर्ड मतलब अखलाक की जो भी ज़ाब्ते हैं, ठीक है, उनको फॉलो करना।
कि जब अपहोल्डिंग द एथिकल प्रिंसिपल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन पेशेंट इंटरेक्शन, कि जब वो हमारे पास एक नर्स जो है वो पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही हो, पेशेंट से बात कर रही हो, पेशेंट के साथ मामला तय कर रही हो, तो उस वक्त उसको किस चीज़ को फॉलो करना होगा, एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा, इखलाकी जितने भी उसूल हैं उनको फॉलो करना होगा, एंड कोड ऑफ कंडक्ट जो भी इखलाकी ज़ाब्ते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है जो सही है उसको फॉलो करना होगा। अब रेगुलेटरी कंप्लायंस का क्या मतलब होता है कि कानून के मुताबिक, ठीक है, कानूनी मुताबिकत। एडहेरिंग टू लाइसेंस, ज़ाहिर है एक कानून ये कहता है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए तभी आप आगे नर्सिंग कर सकते हो। एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उनको हमारे पास फॉलो करना लाजमी है फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल कौन सी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास, कि आपने बीएसएन किया हो, फिर उसके बाद आपने इतने इतने साल इंटर्नशिप की हो, उसके बाद आपके पास इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतनी स्किल होनी चाहिए, तो ये सारी हमारे पास फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बात हो रही है, यही स्लाइड हमारे पास कंटिन्यू है, क्वालिटी ऑफ केयर, प्रोवाइडिंग द हाई क्वालिटी पेशेंट केयर थ्रू बेस्ट प्रैक्टिसेस। आपके पास आप बेस्ट जो है आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि आप हाई क्वालिटी पेशेंट केयर प्रोवाइड कर सको। पेशेंट के राइट्स को फॉलो करना है, रिस्पेक्टिंग द पेशेंट राइट्स इंक्लूडिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अच्छा, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ये क्या है। और कॉन्फिडेंशियलिटी ये होती है कि आपको एक पेशेंट एक राजदारी में एक बात कहे तो वो आप जो है वो रिवील ना करो, आप किसी और को ना बताओ, वो सब आप अपने पास रखो, अगर लाजमी ना हो मेडिकल टीम को बताना, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म ये मतलब होता है कि डिमॉन्स्ट्रेटिंग द प्रोफेशनलिज्म, इंटेग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन नर्सिंग प्रैक्टिस। जब आप नर्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें आपको प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए, जो आप आपके पास जो आपकी स्किल्स हैं उनको फॉलो करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इंटेग्रिटी मतलब दयानतदारी, एंड अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, कि आप दयानतदारी से हर एक काम करो, उसमें आप जो है ज़ाहिर है आपने अल्लाह को भी आगे जवाब देना है, तो आपने अकाउंटेबिलिटी को भी फॉलो करना है कि आपकी जो ड्यूटी है उसको आपने फॉलो करना है, कि आप जो है किसी के आगे जो है आप मुजरिम ना बन जाओ कि अपने पेशेंट की मतलब पेशेंट के सामने ये गुस्ताखी कर दी है, या आपने जो है वो किसी आपने इंचार्ज की सामने ये गलती कर दी है, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है, आपने ज़ाहिर है एक चीज़ का जवाब देना है फर्दर, ठीक है। कंटिन्यूइंग एजुकेशन, आपने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखना है ताकि आप जो भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट आए, जो भी नई नई एडवांसेस हैं, आप उनको आपको पता हो और आप उसको फॉलो करते हुए चलें। एंड स्टेइंग करंट इन द फील्ड, तो आपको नई मेडिसिन आ रही हैं, ठीक है, नया कोई प्रोसीजर आ रहा है, तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब वही स्लाइड हमारे पास कंटिन्यू है, सेफ्टी। इंश्योर द पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी को आपने इंश्योर करना है कि आप इसको जो मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, आप पहले टेस्ट डोज दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ठीक है। एंड वेल बींग इन द नर्सिंग केयर, ठीक है, और उसका ख्याल रखना आना चाहिए। एंड द कल्चरल कॉम्पिटेंस, कल्चरल कॉम्पिटेंस का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो है हर डिफरेंट पेशेंट्स जो हैं वो डिफरेंट कल्चर से आते हैं, हर इंसान का अपना अपना सकाफत होता है, कि किसी की ड्रेसिंग अलग होती है, किसी के हमारे पास रस्म और रिवायात अलग अलग होती हैं, तो आपने क्या करना है, रिकॉग्नाइज आपने पहचानना है, एंड एड्रेसिंग द डाइवर्स पेशेंट नीड्स, हर एक को उसके मुताबिक उसके कल्चर के मुताबिक जो है आपने केयर प्रोवाइड करनी है। ये नहीं है कि एक पेशेंट है तो वो जो है वो पर्दा नहीं कर रहा, तो आप ये शुरू हो जाओ कि आपको पर्दा करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, नहीं, हर इंसान की अपनी अपनी मर्जी होती है, तो आप लेक्चर ना शुरू कर देना, तो आपने हर इंसान की उस हिसाब से केयर करनी है जिस हिसाब से उसका कल्चर हो। अब कम्युनिटी इंगेजमेंट, कंट्रीब्यूटिंग टू द एडवांसमेंट ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन एंड कम्युनिटी हेल्थ, के जो आप आपने अपना किरदार अदा करना है ताकि आप नर्सिंग को आगे लेकर जा सको, आप उसके एडवांसमेंट में आप किरदार अदा कर सको और कम्युनिटी की हेल्थ में आप किरदार अदा कर सको, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और यहाँ पर बात हो रही है हमारे पास करेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स की। तो सबसे पहली हमारे पास यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल इज़ क्रूशियल इन नर्सिंग
नर्सिंग प्रोफेशन में जो है वो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्रोफेशनल एक्सेल होनी चाहिए। एक नर्स के पास जो है ये महारत होनी चाहिए कि वो कन्वे कर सके इंफॉर्मेशन को क्लियरली, अच्छे तरीके से एंड कंपैशनेटली और हमदर्दाना तौर पर। ये ना हो कि गुस्से में बात करे, आराम से बात करे टू द पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज, और उनकी फैमिलीज के साथ, ठीक है। देन है कमिटमेंट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी कि वो ये इरादा करें कि हम जो है सारी ज़िंदगी हम नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे। दे कंटिन्यूसली सीख अपॉर्चुनिटीज़, वो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो उनको गेन करें फॉर एजुकेशन, एजुकेशन की हो या प्रोफेशनल डेवलपमेंट, या अपने नए नए तरीके सीखें या कोई नई महारत सीखें टू स्टे अप टू डेट, ताकि वो नए ज़माने के साथ रह सकें विद एडवांसमेंट, जिसमें नई नई एडवांसमेंट हो इन हेल्थ केयर एंड नर्सिंग प्रैक्टिस। देन है टीम वर्क, दे कोलेबरेट इफेक्टिवली, वो कोलेब्रेशन करते हैं, वो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं तमाम अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ, ठीक है। बाकी मेडिकल की टीम हो गई या फिर रेडियोलॉजिस्ट की टीम हो गई या फिर बाकी जितनी भी टीम्स हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं, रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी टीम वर्क, ठीक है। और वो पहचानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है कि तमाम जो है वो मिलकर कैसे काम करेंगे। इंटरडिसिप्लिनरी मैंने पहले भी आपको बताया था कि तमाम डिसिप्लिन जो हैं वो बाकी मिलकर काम करें। टू प्रोवाइड द कम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक पेशेंट केयर, ताकि पेशेंट को पूरी सही तरीके से मतलब डिटेल में हर एक चीज़ उनकी चेक की जाए, उनकी अच्छी तरीके से केयर प्रोवाइड की जाए। और होलिस्टिक पेशेंट केयर मतलब पूरी केयर उनको प्रोवाइड की जाए, चाहे वो मेंटली केयर हो या चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो बॉडी के हिसाब से हो, तो सारी की सारी केयर प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो हमारा लेक्चर आज यही तक था। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी कि उसमें क्या बात हो रही है। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।